स्कैम वक्फ बोर्ड का बस्ट हुआ था, जिसमें जो मुतवल्ली होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं, मुतवल्लियों का स्कैम सामने में आया था, जिसमें ये पता चला था और सारे नेशनल न्यूज ने इस पर बड़ी चर्चा की थी, पूरा धूमधाम से चर्चा किया था। और मुतवल्लियों की चोरी पकड़ में आई थी कि वो कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपनी बेटी के जहेज में दे रहे हैं, अपने बेटे के लिए उसको बेच करके बेटे को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना बंगला बना रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना स्कूल खोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके उसको बेच रहे हैं। बैठे बैठे एक हिजाबुद्दीन ने, एक जिहादी ने भारत में रहने वाले 22 करोड़ से ऊपर मुसलमानों के सामने झोली फैला करके भीख मांगा है, जबकि इन्हीं के हिसाब से हम केंद्र में, हम पार्लियामेंट के अंदर कमजोर हैं। इन्हीं के हिसाब से मोदी जी की सरकार तो 2 पार्टियों को लेकर के बनी है। तो आज आपकी कम्युनिटी आपको क्यों नहीं हेल्प कर रही है? आपको अपील क्यों करना पड़ रहा है? आपको दुहाई क्यों देनी पड़ रही है? आपको इस्लाम के बारे में इतना आपको लंबी लंबी तकरीरें क्यों देनी पड़ रही है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कितना भी आप क्राइम कर लो, कितनी भी अश्लीलता का नंगा नाच कर लो, ये मुसलमान पुरुष कभी भी उनके लिए कोई मिचल मीटिंग नहीं निकालते हैं और कभी भी उनको इस्लाम से खारिज नहीं करते हैं। पर फैक्ट टॉपिक पर ट्रांसपेरेंटली अगर कोई बात रख दे और खास करके वो शिक्षित महिला होगी तो इनको बहुत बड़ी मिर्ची लग जाती है, आग लग जाती है। नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नाज़िया इलाही खान है और इनसे खास मुद्दे पर बात करेंगे। नाज़िया, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वंदे मातरम। नाज़िया जी, एक खबर पिछले महीने से काफी चर्चा में है, वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार ने अमेंडमेंट्स की बात की है, तभी से काफी अलग अलग जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मौलाना हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, उन सबके बयान लगातार नजर आ रहे हैं। इसी की कड़ी में सबसे ज्यादा बड़ा बयान और एक इनिशिएटिव सामने आया है जाकिर नायक ने वीडियो जारी की है और उसमें मुसलमानों को भड़काने का काम कहा है कि हम इतनी बड़ी संख्या में हैं, कम से कम 50 लाख लोग तो आए और इसका विरोध करें। अगर हमने विरोध नहीं किया तो हमारे आने वाली पुश्तें हमें माफ नहीं करेंगी। बीजेपी जो 10 साल पहले थी आज वैसी नहीं है, आज कमजोर स्थिति में है और हम अगर प्रेशर बनाएंगे तो सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। इनफैक्ट उन्होंने एक लिंक भी जारी किया है और लोगों को मतदान करने के लिए अनुरोध किया है। इस सारे डेवलपमेंट को कैसे देख रही हैं? जाकिर नायक विदेश में बैठकर भी भारत के मुसलमानों को लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं और खासतौर से मोदी 3.0 में ये सारे एलिमेंट्स एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। नहीं अंबर, ऐसा है कि मोदी जी के पहले टर्म में भी ये सारे एलिमेंट्स जो थे वो एक्टिव थे, सेकेंड टर्म में भी सारे एलिमेंट्स जो थे वो एक्टिव थे और 3.0 में भी सारे एलिमेंट्स जो है वो एक्टिव थे। और कहीं ना कहीं ये सारे टेररिज्म एलिमेंट्स को अभी ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि हमारी 240 सीटें आई हैं और 2 पार्टियों के साथ मिल करके सरकार बनी है, तो उनको ऐसा लगता है कि मोदी जी थोड़े से कमजोर हो गए हैं या केंद्र की सरकार भाजपा में थोड़ी सी कमजोर हो गई है। अच्छा, लोगों की अलग अलग प्रक्रिया आ रही है जो मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं मुसलमान गलियों में भी जाती हूँ, मुसलमान लोगों से भी मिलती हूँ और मुसलमानों के कई केसेस भी देखती हूँ। लोग शिकायत कर रहे हैं मोदी जी से कि जब 303 थे तब ये बिल क्यों नहीं लेकर के आए। उसके बाद फिर 2023 में जब स्पेशल सेशन चल रहा था उसमें एक राज्यसभा एमपी ने उठ करके वक्फ बोर्ड पर एक छोटा सा कुछ पढ़ा था और उसमें अमेंडमेंट करने की बात कही थी। जब 303 लेकर के इतने भारी मात्रा में थे तब लेकर आते, आराम से राज्यसभा में भी पास हो जाता, आराम से लोकसभा में भी पास हो जाता। तो लोग अपनी अपनी अलग अलग प्रक्रिया दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र में हमारी सीटें 240 हो या 303 हो या 400 पार होती, सत्य को साबित करने के लिए किसी भी तथ्य की जरूरत नहीं होती।
झूठ को साबित करने के लिए 1000 तथ्य आप दिखा दे, वो झूठ कभी सत्य नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, आज ही सुबह में एक मर्डर केस की फाइल मेरे पास आई और वो 10 बार रिजेक्ट हो चुका है, जिसमें 9 बार वो लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है और एक बार द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है। पर जब मैंने उसकी पूरी केस डायरी पढ़ी तो मैंने कहा कि ये बिल हो सकता है, क्योंकि उसके लूप होल्स में समझ गई। तो उसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर 240 हो या 400 पार हो, आज केंद्र की सरकार खुद इस बिल को लेकर के आती है और खुद ही फिर जेपीसी में भेज देती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजती है। और लोग ये सोचते हैं कि ये क्या है, ये एक अलग सा चूरन बांटा मोदी जी ने खुद ही लेकर आते हैं और लोगों को थोड़ा सा उत्साहित कर देते हैं कि देखो हमें अपनी मातृभूमि की बहुत चिंता है और हम ये बिल लेकर के आए, और उसके बाद खानापूर्ति कर करके उन्होंने खुद ही जेपीसी में भेज दिया। बट इसके टेक्निकल पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि 240 सीटें जब हमारी है तब ये बिल आया है। अब क्या है कि जेपीसी में अवैसी खुद भी एक मेंबर है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बहुत सारे मौलवी मुल्ला मुफ्ती जो है वो खुद भी मेंबर बने हैं, और विपक्षी दलों के बहुत सारे राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज भी मेंबर बने हैं, और जितनी विपक्षी दल की 38 पार्टियां हैं उनकी भी आलोचना चल रही है, और साथ साथ हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी की भी आलोचना चल रही है, और वो भी लोगों से आलोचना कर रहे हैं और बात मुलाकात कर रहे हैं। इस बात मुलाकात और 240 जैसी विपक्षी दल और मुसलमानों की नजर में हल्की सीटें होने के बावजूद भी आज विदेश में बैठे बैठे एक हिजाबुद्दीन ने, एक जिहादी ने भारत में रहने वाले 22 करोड़ से ऊपर मुसलमानों के सामने झोली फैला करके भीख मांगा है, जबकि इन्हीं के हिसाब से हम केंद्र में, हम पार्लियामेंट के अंदर कमजोर हैं। इन्हीं के हिसाब से मोदी जी की सरकार तो 2 पार्टियों को लेकर के बनी है। तो आज आपकी कम्युनिटी आपको क्यों नहीं हेल्प कर रही है? आपको अपील क्यों करना पड़ रहा है? आपको दुहाई क्यों देनी पड़ रही है? आपको इस्लाम के बारे में इतना आपको लंबी लंबी तकरीरें क्यों देनी पड़ रही है? कल मैं जिस चैनल पर बैठी हुई थी और वक्फ बोर्ड को लेकर के ही बैठी हुई थी, वो असदुद्दीन अवैसी के ही बारे में बात हो रही थी कि असदुद्दीन अवैसी ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह तबारक ताला को हम मरने के बाद क्या जवाब देंगे, हम कैसे बताएंगे कि अल्लाह तबारक ताला के नाम पर वक्फ जो लोगों ने जमीन की है वही हम नहीं बचा पाए। तो मेरा जवाब हम पर बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि असदुद्दीन अवैसी के पास जो 3000 करोड़ की संपत्ति है वो क्यों नहीं वक्फ कर देता है? उसको डोनेट कर देना चाहिए वक्फ के नाम पर, या ये वो 3000 करोड़ की जो संपत्ति है वो वक्फ की ही है और 8-8 रुपए रेंट पर असदुद्दीन अवैसी ने मार करके रखा हुआ है, ग्रैब करके रखा हुआ है, अपनी चेयर का फायदा उठा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जाकिर नायक जो सालों से लोगों को 72 वर्जिन हूरे बांट रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जाकिर नायक जिसने खुद अपनी तकरीर में हजारों बार कहा है कि जो लोग मजार परस्ती करते हैं वो कभी भी जन्नत नहीं जा सकते हैं, तो मुसलमानों ने उनकी बात क्यों नहीं मानी और मजारों को तोड़ा क्यों नहीं? एक ऐसा व्यक्ति जाकिर नायक जो अपनी तकरीर में ये कहता रहा कि फिरका परस्ती जो है वो गुनाह है और अल कुरान के हिसाब से फिरका परस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक रस्सी से बंधे हुए हैं और वो है अल कुरान, और जो लोग भी फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हैं वो गुनहगार हैं और कुफ्र का काम कर रहे हैं और काफिरों की गिनती में आते हैं। तो मुसलमानों ने जाकिर नायक की ये बात क्यों नहीं सुनी जो वो अप्रोप्रिएटली कुरान के हिसाब से बता रहे थे? तो ये बात सुन लेनी चाहिए थी, पर लोगों ने नहीं सुना। और कल जब मैं और आप थे एक नेशनल न्यूज पर, तो तब भी मैंने ये मजार की बात उठाई थी, तो एक हिजाबन और जिहादन ने कहा कि सूफियाओं का तो मुसलमानों में एक दौरा रहा है, मतलब वो मजारी बाबा के पास जाएगी और मुजाबिरों के पास और चादर चढ़ाएगी और माथा को फोड़ेगी। अब एक ऐसा व्यक्ति जाकिर नायक जो NIA के शिकंजे में रहा, NSG के शिकंजे में रहा, उसके बाद ED के शिकंजे में रहा, 55 टेरर एक्यूज्ड उसने इंस्पायर्ड किए, और उसका जो स्कूल खुला हुआ था, जो उसने इस्लामिक तालीम के लिए खोला था और डोनेशन पर अरबों खरबों रुपए डोनेशन लेकर के खोला था, उसमें
वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो बहुत ही बड़े और रिच फैमिली से आते हैं, क्योंकि हम और आप अंबर जिस फाइनेंशियल बायोडाटा में है, मैं अपने बच्चे की फीस जाकिर नायक के स्कूल में नहीं जमा कर सकती हूँ, ये क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि वो फीस बहुत ही ज्यादा है, जो नॉर्मल इंग्लिश स्कूल की जो फीस होती है उसकी ट्रिपल या उससे फोर्थ चले जाइए, वैसी फीस है। जाकिर नायक जो आज अगर भारत आ जाए तो यासीन मलिक के साथ उसको कंपनी मिल जाएगी तिहाड़ जेल के अंदर। जाकिर नायक अगर आज भारत आ जाए तो उसको रस्सी से बांध करके, जैसे यासीन मलिक को कमर में और गले में रस्सी बांध करके और हाथ में हथकड़ी लगा करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसी तरीके से उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। अब आती है बात कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर मुसलमानों के सोशल वेलफेयर का काम हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल सबसे बड़ा अंबर ये आता है, जो हमें भी कन्फ्रंट करना चाहिए, हमें भी डिस्कस करना चाहिए, कि आकर आज जाकिर नायक को, असदुद्दीन अवैसी को, मदनी को, तौकीर को क्यों मुसलमानों से अपील करना पड़ रहा है कि आप लोग जो है वो मेल कीजिए, आप लोग अपनी प्रक्रिया दीजिए, आप लोग सामने आइए, और जैसे ही 15 करोड़ मुसलमान सामने आएंगे वैसे ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो बैकफुट पर चली जाएगी। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी से पहले हम लोग तो यही देखते थे कि तौकीर एक ऐलान करता था और सारे मुसलमान युवा जो है वो रोड पर आ जाते थे, और चंद जिहादन जो है वो हिजाब के साथ रोड पर आ जाती थी, पत्थर मारने बोलो पत्थर मारते थे, उसके बाद गला रेतने बोलो गला रेतते थे। शाहीन बाग में सीए के प्रोटेस्ट के नाम पर और जिहाद के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किसी डीएसपी को, किसी कांस्टेबल को भी मार गिराया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी तोड़ डाला और प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी तोड़ डाला, और सारी चीजें जो है वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर और सीए के प्रोटेस्ट में जो है वो धुल करके बिल्कुल पाक और साफ हो गई। पर आज ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी है कि जाकिर नायक को, असदुद्दीन अवैसी को चीख करके मीटिंग करनी पड़ रही है और मुसलमानों को जगाना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि अत्याचारित तो वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को भी किया है। अभी सिर्फ मात्र 8 दिन पहले जयपुर में 72 लोगों की एक फैमिली को निकाल करके रोड पर फेंक दिया वक्फ बोर्ड ने, और वो 72 फैमिली खड़े होकर के वक्फ बोर्ड को कोस रही थी और खुदा का कहर नाजिल होने की मन्नतें मांग रही थी कि वक्फ बोर्ड के ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो जाए। तो क्या हम मान लें कि ये वक्फ बोर्ड पर और वक्फ बोर्ड को चलाने वाले जो 200 लोग हैं इस पूरे देश में, उनके ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो गया है, क्योंकि वो स्क्रूटनी की नजरों में आ चुके हैं, क्योंकि वो कैमरे के लेंस में आ चुके हैं, क्योंकि आज देश जो है वो डिजिटल हो चुका है और देश हर चीजों को डिजिटलाइज करके लोगों के सामने रख रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में यास्मीन नाम की एक लड़की ने तकरीबन 8-9 साल कलकत्ता हाई कोर्ट में, द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में उसने केस लड़ा, और उसने वहीं अदालत को ये कहा कि ये हमने तो बचपन से ये सुना था कि हिंदुओं की संपत्ति ये सरकार की संपत्ति पर ये ग्रैब करते हैं, पर ये तो मुसलमान बेटियों की भी संपत्ति पर कब्जा करने लगे हैं, वो भी उन मुसलमान बेटियों की जिनको गाहे बगाहे उनके वालदैन या उनके घर से उनको प्रॉपर्टी मिल जाती है, क्योंकि सक्सेशन में तो हम तो आते ही नहीं है। इसकी भी लड़ाई चल रही है और हम यूसीसी को इसलिए भी समर्थन दे रहे हैं कि भाई हमें भी इक्वालिटी का दर्जा मिले। तो ये चीजें अब समझ में आ रही है कि वक्फ बोर्ड की चालाकी और वक्फ बोर्ड का जो षड्यंत्र है वो सिर्फ हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर नहीं है, वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को भी कब्जा करता है, वो मुसलमानों को भी बेघर करता है, वो मुसलमानों से भी उसका हक छीन लेता है, वो मुसलमानों को भी अत्याचार करता है, वो मुसलमानों को भी घर से बेघर करता है, और वो मुसलमानों पर भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर उनको भी मतलब कटघरे में खड़ा कर देता है। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि आज जाकिर नायक जैसे जिहादी आतंकी और टेररिज्म को फैलाने वाला और टेररिस्ट अटैक्स में और टेररिस्ट बनाने में जिसका नाम हमेशा इस देश में सर्वप्रथम रहा जाकिर नायक का, आज उसको भी अपील करनी पड़ती है। कल इवन मुझे कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से और उत्तर प्रदेश से और हैदराबाद से कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस भेजा जिसमें
10-10 मौलाना करके टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके अंबर एक लाउड स्पीकर लेकर के और एक माइक लेकर के सारी गलियों में खाक छान रहे हैं। वही उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता और जाली टोपी पहने हुए हैं, और बजाफ्ते एक मौलवी है जो कंधे पर एक लाउड स्पीकर पकड़ा हुआ है, और 4-5 मौलवी साहब एक चिट्टा लेकर के घूम रहे हैं, हैंडबिल, और एक मौलवी साहब जो इमाम साहब है वो लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं, आप सब कोई अल्लाह की राह में वक्फ बोर्ड के बिल पर, वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट पर आप लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दीजिए, अल्लाह की जमीन हमसे छीन ली जाएगी, अल्लाह का हिस्सा हमसे छीन लिया जाएगा, फिर हम मरने के बाद अल्लाह को क्या बयान देंगे, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अल्लाह तबारक ताला के सदक़े में हम सबको ये करना चाहिए, हम सबको केंद्र की सरकार को मेल भेजना चाहिए, रसूल पाक के सदक़े में हम सबको ये मेल भेजना चाहिए। भैया रसूल पाक को पता कैसे चला कि मेल भी कुछ होता है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता भी कैसे चला कि केंद्र की सरकार होती है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता भी कैसे चला कि वक्फ बोर्ड कभी बनने वाला है? क्योंकि अल कुरान में तो वक्फ बोर्ड का जिक्र नहीं है, एंड दी अदर हैंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वक्फ बोल करके या वक्फ एक्ट बोल करके कोई भी वर्ड नहीं है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लीजिए, कहीं पर एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और नाज़िया ये जो बात आपने कही थी, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि वो लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वैसे ही खास तौर से बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो फिर हमें अपने लिए वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन क्यों चाहिए? जब हम इस देश के बराबर वासी हैं, देश से हमें सब कुछ बराबर मिलता है, तो जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए है वो देश के वेलफेयर के लिए क्यों नहीं है? जो इसमें अभी जाकिर नाइक ने भी कहा कि हमारे पुरखों ने जमीनें डोनेट की थी मुसलमान समाज के वेलफेयर के लिए, तो ये सब के लिए क्यों नहीं? अगर अभी तो खैर सरकार ने ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन स्टिल अभी एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, इतनी हलचल मच गई हर जगह जहां पर भी मस्जिदें हो रही, वो मस्जिदों में जुमे हो रहे हैं, इज्तिमा में हर जगह इस तरह की बातें की जा रही है, लोगों को एंगेज किया जा रहा है कि आप इसके खिलाफ वोट करें। इतनी हलचल क्यों है? और हजारों करोड़ के वक्फ बोर्ड में स्टेट लेवल पे अलग अलग जगह घोटाले हुए मुस्लिम लीडर्स के द्वारा, उनके बारे में क्यों नहीं उजागर किया जाता या बताया जाता कि फलाना लीडर ने इतने 1000 करोड़ का घोटाला किया वक्फ बोर्ड में? अंबर, आपको भी याद होगा, और 2017 तक तो मैं बिल्कुल भी टीवी चैनल पर कहीं पर भी नहीं थी, पर आप थी, मुझे पता है कि आप थी और बहुत एक्टिव थी। 2017 में एक बहुत बड़ा स्कैम वक्फ बोर्ड का बस्ट हुआ था, जिसमें जो मुतवल्ली होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं, मुतवल्लियों का स्कैम सामने में आया था, जिसमें ये पता चला था और सारे नेशनल न्यूज ने इस पर बड़ी चर्चा की थी, पूरा धूमधाम से चर्चा किया था, और मुतवल्लियों की चोरी पकड़ में आई थी कि वो कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपनी बेटी के जहेज में दे रहे हैं, अपने बेटे के लिए उसको बेच करके बेटे को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना बंगला बना रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना स्कूल खोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके उसको बेच रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे अपना मदरसा बना करके उसको कमर्शियल मदरसा बना करके चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर इलीगल कॉल सेंटर्स चल रहे थे, जो अंग्रेजों के क्रेडिट कार्ड को वो लोग स्कैम करके रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के निकलते हैं, लिम्बोर्गिनी वगैरह, वो कॉल सेंटर चलता था इलीगल। तो ये पूरा स्कैम बस्ट हुआ था और लोगों के सामने आया था। 2017 में जब इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तब भी इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला था कि देखो हम मुसलमान हैं और हमारे साथ ये दोगलापन हो रहा है। मतलब अगर ये अपने जिहादी और तालिबानी और टेररिज्म एक्टिविटीज को पूरा कर देते हैं, तो पूरा करने के बाद जब ये पकड़ाते हैं तो ये सीधा कहते हैं कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे हमने ये किया है और अपने इस्लाम के लिए हम सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। और अपनी जिहादी और तालिबानी एक्टिविटीज को करने से पहले अगर अरेस्ट हो जाते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कहते हैं देखा हम मुसलमान थे इसीलिए अरेस्ट हो गए, हम तो मुसलमान थे ना इसीलिए हम अरेस्ट हो गए।
तो इनके अपर पॉकेट में विक्टिम कार्ड एक होता है जो बहुत खूबसूरत अंदाज में बना होता है, जो हर हालात में ये यूज करते हैं। अब मैं अभी आपको एक वीडियो सुनवाने वाली हूँ, बहुत गौर से उस वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्या ये चाहते हैं और क्यों ये इस्लाम में ही ट्विस्ट और टर्न करके इस्लाम को अपने तरीके से सिक्के के दोनों पहलू अपने पास रखना चाहते हैं। इस वीडियो को आप और आपके व्यूअर्स बहुत गौर से सुनें। मैं समझ नहीं पाई क्या बोल रहे हैं, अगर आप क्लैरिफाई कर पाए। मैं फिर से सुनाती हूँ आपको, थोड़ा सा समय लगेगा। फिर से बता दूं आपको, आप अपने शब्दों में बता दीजिए, मैं समझ नहीं पा रही क्योंकि ऑडियो थोड़ा सा एको हो रहा है। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि देवबंदी अगर लब्बैक करते हुए, तवाफ करते हुए, अगर खाना काबा में उसकी रूह निकल जाती है, वो मर जाता है, फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। सुन्नी मुसलमान अगर प्रोस्टिट्यूट एरिया में मर जाता है तो भी वो जन्नत जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, यू आर सच अ रेनाउंड सोशल एक्टिविस्ट, यू आर सच अ रेनाउंड सोशल एक्टिविस्ट अंबर, आप मुझे एक बात बताएं कि जब भी कोई मुसलमान रेप करता है तो इन मुसलमानों का कोई काफिला निकलता है कि हम उसको इस्लाम से खारिज कर रहे हैं? नहीं निकलता। ऐसा तो आज तक हुए नहीं। ये सवाल उठाते उठाते हम मर गए कि आखिर ऐसे लोगों के लिए फतवे क्यों नहीं आते। मेरी जो लड़ाई हुई थी वो इसी बात पे हुई थी 2017 में, है ना। लेकिन जिस मदरसे के अंदर फेक करेंसी को छापा जा रहा था, अब उस मदरसे के अंदर इंक्वायरी चल रही है या उसको बुलडोजर से अब उसको खत्म करने की कोशिश अगर सरकार करती है तो सीधा कह दिया जाएगा, देखा हम मुसलमान थे इसलिए मदरसा तोड़ा गया। बड़ा आसान है विक्टिम कार्ड खेलना। मैंने कहा कि मोहम्मद खैबर ने 8 साल की हिंदू बच्ची का रेप किया, ममता दीदी उसको फांसी दे दे क्योंकि कुछ बिहार में। मैंने नेशनल न्यूज को कहा कि मोहम्मद ओवैस ने उत्तर दिनाजपुर में जो बांग्लादेश और बंगाल, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर की जगह है, वहां पर मदरसे के अंदर एक 11 साल की मुसलमान बच्ची का रेप किया और उसको प्रेग्नेंट करके भाग गया। भागते हुए उसको दूसरे शहर के पुलिस ने अरेस्ट किया। मैंने कहा इसको फांसी दे दिया जाए, संवैधानिक तरीके से फांसी दे दे, क्योंकि ममता दीदी ने एंटी रेप बिल लाया है 3 सितंबर को, और इस्लामिक तरीके से अगर करना चाहती है क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में इस्लामिक शरिया चल रही, बिल्कुल, तो उसका औजार काट दिया जाए। हाँ, उसका औजार काट दे। तो दोनों तरीके से आप दे सकते हैं, हम दोनों तरीके में अग्री। ममता दीदी चाहे तो वो अपने एंटी रेप बिल से दे सकती हैं, और क्योंकि उनकी सरकार शरिया सभा और इंसाफ सभा भी लगाती है तो उस हिसाब से भी अगर देना चाहे तो दे दे। आपको पता है अंबर, मेरे नाम से हैंडबिल छप करके बटा है गुस्ताखे रसूल 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर हैंडबिल मेरे नाम से छपा है और पूरे बंगाल में बटा है। और कहा गया है कि भाई ये तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अगर किसी बलात्कारी का नाम मोहम्मद ओवैस है या मोहम्मद खैबर है तो वो नाम ना ले। भाई अब अगर बलात्कारी का नाम मोहम्मद ओवैस है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो लूंगी पूरा नाम। अब अगर बलात्कारी का नाम रिजवान है, मोहम्मद रिजवान, जो इमाम साहब पर हमने भी डिस्कशन किया था, जो यूपी के एक मस्जिद में उन्होंने रेप किया था, तो हम तो मोहम्मद रिजवान नाम लेंगे। अब मोहम्मद अवैस जो है वो मदरसे के अंदर अगर रेप कर रहा है तो हम मोहम्मद अवैस तो नाम लेंगे। अब आप इसमें हैंडबिल छापिए, चाहे तलवार निकल करके ले करके खड़े हो जाइए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो बलात्कारी का नाम ले रहे हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा गिरगिट वाला रंग है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में
कितना भी आप क्राइम कर लो, कितनी भी अश्लीलता का नंगा नाच कर लो, ये मुसलमान पुरुष कभी भी उनके लिए कोई मिचल मीटिंग नहीं निकालते हैं और कभी भी उनको इस्लाम से खारिज नहीं करते हैं। पर फैक्ट टॉपिक पर ट्रांसपेरेंटली अगर कोई बात रख दे और खास करके वो शिक्षित महिला होगी तो इनको बहुत बड़ी मिर्ची लग जाती है, आग लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक तो लोकसभा इलेक्शन में मुझे ये एहसास हो गया कि अवैसी सिर्फ हैदराबाद के एक क्षेत्र के मुसलमानों का नेता है, वो इस देश के मुसलमानों का नेता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अवैसी को अगर इस देश के 22-25 करोड़ मुसलमान अपना नेता मानते तो मुझे लगता है कि कम से कम 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अवैसी की पार्टी के तो जरूर होते इस देश में। यूपी और जहां पर भी इस तरह के राज्य हैं, कश्मीर जहां पर मुसलमान है, उनकी जो भी सीट उनके कैंडिडेट होते हैं जमानतें सब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मुसलमान उसको अपना नेता नहीं मानता है। द सेकेंड थिंग इज कि जाकिर नायक को अगर वाकई में सुनते हैं हमारे भारत के मुसलमान सुनते हैं, जाकिर नायक को आज भी सुनते हैं। मेरी एक कजन जाकिर नायक को सुन रही और मैं पीछे गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। उसको ऐसा लगा कि मैं देख नहीं रही। इनोवा गाड़ी थी और हम लोग बॉम्बे से महाबलेश्वर घूमने के लिए जा रहे थे और वो कान में एयर ड्रॉप लगा करके मस्त उसको सुन रही थी कजन। उसके बाद मैंने देख लिया कि भैया वो सुन रही है जाकिर नायक को। मैंने उठाया एक उसका स्टेटमेंट कि मास्टरबेशन इज हलाल और मैंने वो उसको फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप पे। वो देखी कि मैं पीछे से बैठे बैठे व्हाट्सएप कर रही हूँ। जब उसने वो व्हाट्सएप खोला तो कह रही है ये जाकिर नायक बोला है। मैंने कहा मैंने लिंक भी दे दिया है बेटा, उसको देख लो। तो जब वो लिंक खोली है जाकिर नायक का, वो तो मास्टरबेशन पर पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा वो तकरीर दिया है कि मास्टरबेशन क्यों हलाल है और कैसे कैसे हलाल है। और उस दिन से उसने जाकिर नायक को सुनना, देखना, समझना सब कुछ बंद कर दिया और उसने कहा थैंक यू सो मच कि तुमने इसका सही चेहरा मेरे सामने दिखा दिया। तो दिस इज जाकिर नायक ना। और जो मुसलमान उसको सुनते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी जाकिर नायक को अगर कोई मुसलमान सुन रहा है तो उसके ऊपर NIA की तरफ से इंक्वायरी होनी चाहिए और साइबर क्राइम से हमारे केंद्र की सरकार को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि अगर कोई कंटिन्यूअसली जाकिर नायक को सुन रहा है या उसकी क्लिपिंग को या उसके फोटो को या उसके स्टेटमेंट को अगर अपने फेसबुक पर या अपने सोशल नेटवर्क पर अगर पोस्ट कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जाकिर नायक कोई 1-2 केसेस में मुब्तला नहीं है। हमारे भारत में 55 टेररिज्म केसेस उसके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो कहीं ना कहीं हमारे केंद्र की सरकार और हमारी IB और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें भी कमी है जिसको सख्त करने की जरूरत है हमारे केंद्र की सरकार को और हमारे लॉ एंड ऑर्डर को और भी कठोर करने की जरूरत है। सो एज पर माय थिंकिंग इन क्रक्स अंबर मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बार मुसलमानों ने दबा करके थप्पड़ मारा है असदुद्दीन अवैसी को भी और जाकिर नायक को भी और मुल्ला मौलवियों को भी कि उनको नंगे पैर और खूब पैदल चलना पड़ रहा है गलियों में मुसलमानों को ये बताने के लिए कि अल्लाह के नाम पर हमको भीख तो दो फितरा और ज़कात पर वक्फ बोर्ड के नाम पर एक मेल भी कर दो। बिल्कुल। और ये बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा एक्टिवली सारे मौलाना कौम को जगाने में लगे हुए हैं कि किस तरह से वक्फ बिल जो आया है अमेंडमेंट के लिए उसके खिलाफ किस तरह से वोट करने हैं। अब ये दौर आ गया है कि उधर से फिर अब जरूरत पड़ गई जाकिर नायक की भी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जाकिर नायक को लेकर कड़ा कदम उठाए और जो उनका कंटेंट शेयर होता है, ये बहुत अहम बात है नाजिया कि उसको उस रोकने की बहुत जरूरत है, उसका डिसेमिनेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर है जाकिर नायक का। हम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ ऐसे अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।